बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग हैं चैप्टर 2 के साथ एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट एक्चुअली ये इस चैप्टर में आपका 3 पार्ट्स में है, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैसे हमको उनको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिकेटर्स विच इंडिकेट्स अबाउट समथिंग। तो इंडिकेटर्स इन केमिस्ट्री, सब्सटेंसेस दैट शोज अ चेंज ऑफ कलर और स्मेल। वो सब्सटेंसेस जिनका कलर या स्मेल चेंज हो जाती है व्हेन दे आर एडेड टू एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, कि उन सब्सटेंसेस को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालें या बेसिक सॉल्यूशन में डालें या हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालें तो वो अपना कलर या स्मेल चेंज कर देते हैं और हमें बताते हैं कि उस सब्सटेंस की नेचर कैसी है। क्वेश्चन सेकेंड, राइट नेम ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। तो लेबोरेटरी में तैयार होने वाले 2 हमारे जाने पहचाने इंडिकेटर्स हैं, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करें। फिनोल्फ्थलीन इटसेल्फ इट इज कलरलेस, बिल्कुल पानी जैसा दिखता है। अगर हम इस फिनोल्फ्थलीन को एसिड में डालें, एसिड में फिनोल्फ्थलीन का कलर एज इट इज रहता है, यानी फिनोल्फ्थलीन कलरलेस रहता है, नो चेंज इन एसिड। बट अगर हम बेस में फिनोल्फ्थलीन को डालें तो इट टर्न्स इनटू पिंक कलर, पिंक कलर का हो जाएगा। इस तरीके से फिनोल्फ्थलीन आपको इंडिकेट करता है कि गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। सेम मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का इटसेल्फ कलर नाम से पता चल रहा है, इट इज ऑफ ऑरेंज कलर। इस मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड में डालें इट टर्न्स इनटू रेड, और अगर इसको बेस में डालें इट टर्न्स इनटू येलो। देखिए येलो एंड रेड के बीच में ही आता है आपका ऑरेंज कलर, नीचे की तरफ जाएगा यानी कि येलो कलर की तरफ जाएगा, देन गिवन सब्सटेंस इज बेस, एंड ऊपर रेड की तरफ जाएगा, देन गिवन सब्सटेंस इज एसिड। तो इस तरीके से ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करते हैं कि गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। सम अदर इंडिकेटर्स आर देयर, फॉर एग्जाम्पल बहुत जो वेल नॉन इंडिकेटर है, इट इज लिटमस। लिटमस इज ऑफ 2 टाइप, blue and red litmus. Blue litmus acid में अगर जाता है it turns into red. Red litmus base में अगर जाता है it turns into blue. लिटमस एक्चुअली प्लांट्स का जो एक्सट्रैक्ट है, प्लांट के फ्लावर्स का जो एक्सट्रैक्ट है उससे बनाया जाता है, तो वो आपका एक नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आता है ये लिटमस। तो इस तरीके से हम इंडिकेटर से पता लगा पाते हैं कि वो गिवन सब्सटेंस आपका एसिड और बेस है। ऑल हियर वन थिंग इज और गिवन स्मेल। स्मेल के लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जिनका स्मेल चेंज होती है। इसका एग्जाम्पल है अनियन, वनीला एंड अनियन एंड वनीला, ये दोनों ही एसिड में अपनी जो स्मेल है उसको चेंज नहीं करते हैं, बट अगर इनको बेस के साथ डाला जाए तो बेस में ये दोनों अपनी जो स्मेल है उसको खो देते हैं। तो इस तरीके से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से भी हम पता लगा सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। हम बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब
2 drops of phenolphthalein are added. Here test tube is there, NaOH is taken in it, sodium hydroxide is in it. We put 2 or 3 drops of phenolphthalein. फिनोफ्थलीन हम डालेंगे तो क्या चेंज होगा? अभी हमने आपको बताया कि बेस में जब हम फिनोफ्थलीन डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है. फिनोफ्थलीन का कलर चेंज होकर हो जाएगा, यहाँ पर इसका कलर चेंज होगा, इट टर्न्स इनटू पिंक कलर. स्टेट द कलर चेंज ऑब्जर्व. तो ऑब्जर्वेशन इज कि फिनोफ्थलीन इज टर्न इनटू पिंक कलर. Second, if dilute HCl is added dropwise in the solution. Now we will add HCl in this solution. HCl हम इसमें पुट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. NaOH plus HCl, NaCl plus H2O is formed. Neutralization is takes place. That's why कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इज डिसअपियर्ड. फिनोफ्थलीन का कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर. तो सेकंड क्वेश्चन इज इफ डाइल्यूट HCl इज एडेड ड्रॉप वाइज टू द सॉल्यूशन व्हाट विल द कलर चेंज? तो कलर इज डिसअपियर्ड. थर्ड, ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH सॉल्यूशन टू द अबव मिक्सचर. इस मिक्सचर में अगर हम वापस डाले NaOH, then what will happen? NaOH डालते ही अगेन इट बिकम्स बेसिक. बेसिक होते ही आपका कलर वापस पिंक कलर हो जाएगा. फिनोफ्थलीन इज एडेड, फिनोफ्थलीन अपना कलर चेंज कर कैसा कर लेगा? पिंक कलर कर लेगा. ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH solution to the above mixture, the color of solution reappear again आ जाता है. Why? Because now solution becomes basic. तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना. फर्स्ट, it turns into pink because solution is basic. Becomes colorless because now the solution is neutral. When NaOH is added, it becomes basic. Basic हो जाएगा and color is changed into pink. Color उसका कैसा हो जाएगा? Pink. Next question. What is observed when very important question. What is observed when carbon dioxide gas is passed through lime water? For short duration, for long duration. Short duration हमने लिया यहां पर लाइम वाटर. व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज लाइम वाटर. इसका एक्वस सॉल्यूशन हम लेंगे. दिस इज लाइम वाटर एंड इट इज कलरलेस. व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस हम इसमें पास कराते हैं, देन CaCO3 is formed and H2O is formed. This is calcium carbonate. Calcium carbonate का आपको मिलेगा white PPT. PPT means insoluble substance is formed. That's why this solution turns milky. Milky हो जाएगा. ये CO2 गैस की टेस्टिंग भी है. CO2 गैस को अगर लाइम वाटर में पास कराया जाए और उसका कलर मिल्की हो जाता है, इट मीन्स दिस गैस इज आइडेंटिफाइड दैट इट इज CO2 बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3. बट इन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएं, तब क्या होगा? तब ये होने वाला है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना था, इसमें हमने और देर तक CO2 गैस पास कराई. दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट. कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस इज सॉल्यूबल. सॉल्यूबल होने के
वजह से आपका जो व्हाइट पीपीटी बना था इट इज डिसअपियर्ड। नाउ दिस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा कलरलेस। Lime water turns milky due to the formation of white PPT of calcium carbonate. White PPT is disappeared due to formation of soluble calcium bicarbonate. अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पूछा गया है हमारे से ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लगेंगे। इन दिस वे वी विल present our answer. Continued with third question. Next question is sodium hydrogen carbonate is a basic salt. Justify this statement. How is it converted into washing soda? First question है sodium hydrogen carbonate. What is formula of sodium hydrogen carbonate? NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. It is basic salt. देखो बेटा, ये हमारे को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कोई भी सॉल्ट बेसिक है या एसिडिक। तो इसको पता करने का तरीका क्या है कि आपका जो सॉल्ट है वो उसके जो पेरेंट बेस है और पेरेंट एसिड का हम पता लगाएं। तो देखिए यहाँ पर ये सोडियम एंड दिस इज बाइकार्बोनेट। सोडियम को अगर हम देखें, सोडियम से हमारा बेस बनता है इज NaOH। HCO3 से हमारा एसिड बनता है H2CO3 एसिड एंड दिस इज बेस। एंड वी नो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज वीक एसिड। जब ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, NaSCO3 बना लेकिन लार्ज अमाउंट में OH आयन बने, बिकॉज इट इज इनकम्प्लीटली डिसोसिएट, इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, दैट्स व्हाई मोर नंबर ऑफ OH आयन आर फॉर्म्ड। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ OH आयन फॉर्म, दिस सॉल्ट विल बी बेसिक। इतना एक्सप्लेनेशन करने से कर हम बताएं, से सीधी सी बात है, हम लोगों को दो स्ट्रॉन्ग बेस बहुत अच्छे से पता है, NaOH एंड KOH। कहीं पर भी किसी भी सॉल्ट में अगर आपको Na और K दिख जाए और साथ में कोई वीक बेस दिख जाए, इट मीन्स इट इज ऑफ बेसिक सॉल्ट। दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl। Na से आपका जो बेस बना दिस इज NaOH, Cl से जो एसिड बना HCl, बट इन दिस केस बोथ आर strong base, strong acid means they are completely dissociate in water. Completely dissociate होंगे, it means equal number of H ion and equal number of H ion and OH ion are formed. That's why this salt is neutral and this salt is basic. In this way we can identify the given salt is acidic or basic. Now हमारा आंसर यही होगा, पेरेंट बेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज NaOH which is strong base and parent acid is H2CO3 which is weak acid. So OH ions are more than H ions, therefore it is basic in nature. Next question is how is it converted into washing soda? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3। इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे, दिस इज साइन ऑफ हीट। थर्मल डिकम्पोजिशन कराने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। दिस Na2CO3 added with H2O, crystallization process takes place, ये इसके साथ ऐड होगा और it is converted into Na2CO3 10 H2O. This is washing soda.
तो क्वेश्चन इज हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा. फर्स्ट thermal decomposition is done of sodium bicarbonate, then it is decomposed into sodium carbonate, H2O and CO2. यहाँ आपको ये दोनों रिएक्शन लिख करके बतानी पड़ेंगी. इस तरीके से आपका ये वॉशिंग सोडा बनेगा. दिस रिएक्शन इज क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड विद सोडियम कार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक एक्टिविटी डायग्राम इज शोन हियर. इन द फॉलोइंग स्कीमेटिक डायग्राम फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन का ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है. व्हाट वुड हैपन इफ फॉलोइंग चेंजेस आर मेड. फर्स्ट हम इस एक्टिविटी को जरा ध्यान से समझें. वी आर टेकिंग हियर वन टेस्ट ट्यूब. In test tube, zinc granules are taken. Cork is fitted here. One delivery tube is there. Delivery tube, the last end of delivery tube is in soap solution. When we add sulfuric acid, zinc granules Zn, sulfuric acid is H2SO4 added. Displacement reaction takes place. क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर? जिंक रिएक्ट विद H2SO4 and it will form जिंक सल्फेट प्लस बनाएगा हाइड्रोजन गैस. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस. This hydrogen gas come through this delivery tube. In this soap solution, we will see bubbles of gas. When we take a candle, burning candle, nearby these bubbles, we observe ये candle burn with pop sound. जो कैंडल है आपकी वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है. आप लोगों को याद होगा पॉप साउंड के साथ बर्न होने वाली गैस है आपकी हाइड्रोजन. देखिए हमारे सिलेबस में 2-3 गैसेस हैं. जरा अगर हम उनके बारे में देखें. हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन है बर्न्स विद पॉप साउंड. ऑक्सीजन का आइडेंटिफिकेशन है बर्न्स विद ब्लू फ्लेम. एंड CO2 का आइडेंटिफिकेशन है ब्लो आउट द फ्लेम. एंड टर्न्स मिल्की द लाइम वाटर. लाइम वाटर को वो मिल्की बना देती है. ये तीनों गैसेस की टेस्टिंग है. एक हमारे पास NO2 गैस है, उसकी टेस्टिंग हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए. NO2 these are brown fumes. Again 2 gases are more. SO3 sulfur dioxide, white fumes with pungent smell. ये कुछ गैसेस की टेस्टिंग है. ये बेटा हम लोगों को पता होनी चाहिए, कहीं भी हमारे एग्जाम से पूछी जा सकती है जो हमारे सिलेबस में गिवन है. तो हमारे जो आंसर में था हाइड्रोजन का कि हाइड्रोजन गैस वापस आ रही थी. हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रही थी. आप बर्निंग कैंडल उसके पास लेकर जाएंगे. इट बर्न्स विद पॉप साउंड. देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस क्या हैं. क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे से. In place of zinc granules, the same amount of zinc dust is taken. कि इस एक्टिविटी में जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह हम जिंक डस्ट अगर काम में लें तो क्या चेंज हमको यहाँ नजर आने वाला है. तो देखिए जिंक डस्ट लेते ही हमने क्या करा है, जिंक का सरफेस एरिया हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है. जो रिएक्शन का सरफेस एरिया है वो हमने इंक्रीज कर दिया है. तो जैसे ही हमने जिंक डस्ट यहाँ पर काम में ली, जो
इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन है इट बिकम्स फास्टर बिकॉज रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी और हाइड्रोजन का इवोल्यूशन बहुत तेजी से होने लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बिकॉज बाय यूजिंग जिंक डस्ट surface area of reaction is increased. Second question, instead of dilute sulfuric acid, dilute hydrochloric acid is taken. यहां पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर हम HCl ले लें तो क्या होगा? HCl ले लें, इस ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला क्योंकि अगर हम HCl से भी रिएक्शन कराएं तो देखिए जिंक प्लस HCl रिएक्शन होने वाली है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इस ऑब्जर्वेशन में तो कोई चेंज नहीं होगा, हाइड्रोजन ही आएगी एंड कैंडल बर्न विद पॉप साउंड। बस यहां पर हमारा सॉल्ट है वो चेंज हो जाएगा, वो सॉल्ट हो जाएगा हमारा जिंक क्लोराइड। इंस्टेड ऑफ जिंक सल्फेट जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड। जिंक क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड इंस्टेड ऑफ जिंक सल्फेट। ये बस थोड़ा सा चेंज आने वाला है। थर्ड, इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन। यहां पर हम जिंक ग्रैन्यूल की जगह कॉपर अगर ले लें तो क्या होगा? देखिए कॉपर रिएक्ट्स विद H2SO4। पहली बात तो अगर आपको याद हो तो रिएक्टिविटी टेबल में हाइड्रोजन के नीचे आती है कॉपर, दैट्स वाई कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। सो रिएक्शन यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन है वो होगी ही नहीं, हाइड्रोजन का इवोल्यूशन यहाँ पर होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर होगा कि नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज Cu इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, sodium hydroxide is taken in place of sulfuric acid and the tube is heated. इस रिएक्शन में अब हमने क्या करा है कि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिया, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह लिया है NaOH और टेस्ट ट्यूब को हमने यहाँ से करा है हीट। देन व्हाट विल हैपन? हमने जो मेटल लिए दैट इज जिंक। जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगी तो आपको याद होगा जिंक एंड एल्यूमिनियम दो ऐसी मेटल्स हैं जो बेस के साथ भी रिएक्शन करती हैं। तो ये रिएक्शन कर कर बनाएंगी Na2ZNO2, दिस इज एन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सोडियम जिंकेट प्लस बनेगा हाइड्रोजन। अगेन जब आप NaOH ले रहे हो यहां पर फिर बबल्स बनेंगे, बबल्स के पास आप फिर बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे, इट विल बर्न विद पॉप साउंड। तो यहाँ के ऑब्जर्वेशन में हमें कोई चेंज नजर नहीं आने वाला, बस यहाँ पर जो हमारा जिंक सल्फेट बन रहा था उसकी जगह बनेगा सोडियम जिंकेट। आंसर, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस आर ऑब्टेन्ड। रिएक्शन हालांकि यहाँ पूछी नहीं है बट अगर पूछी जाए तो हम रिएक्शन यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर दो मेटल्स ली जा सकती हैं, सॉरी दो बेसिस लिए जा सकते हैं। अगर आपको जिंक की NaOH KOH लिया जा सकता है और जिंक की जगह आपके पास एल्यूमिनियम भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि जिंक एंड एल्यूमिनियम दो ऐसी मेटल्स हैं जो बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाती हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। Next question, draw label diagram to show the preparation of hydrogen chloride gas. Again this is very important. जनरली हम इस एक्टिविटी को छोड़ देते हैं जब हम रिवीजन कर रहे हैं, बट इस एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन का हमको एक डायग्राम शो करना है, तो देखते हैं। दिस इज द प्रिपरेशन डायग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। First we will take sodium chloride NaCl। NaCl हमने यहाँ लिया, ऊपर से हमने डाला इसमें H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसके अंदर डालेंगे। कॉर्क हमने लगाया, कॉर्क इसमें एक डिलीवरी ट्यूब लगाई,
जैसे ही यहाँ पर NaCl और ये रिएक्शन करेंगे H2SO4, Na2SO4 is formed and HCl is formed. This is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, HCl गैस बनेगी. HCl गैस कम आउट थ्रू दिस डिलीवरी ट्यूब. अब HCl गैस आ रही है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे? हम लिटमस टेस्ट करेंगे. वी टेक अ ब्लू लिटमस बट इट शुड बी मॉइस्ट. अभी बताएंगे हम ऐसा क्यों, कि हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया, इसके माउथ पर हम लेकर गए, हम देखेंगे ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड. ब्लू लिटमस अगर टर्न हो रहा है रेड में, इट मींस इवॉल्व्ड गैस इज HCl गैस. यहां पर आपको ये दिख रही है गार्ड ट्यूब. गार्ड ट्यूब हम यहां कभी कभी लगा देते हैं, लगाना भी अगर हमको इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सही बनाना है, यहां गार्ड ट्यूब लगा दी जाती है. इस गार्ड ट्यूब में है कैल्शियम क्लोराइड. क्यों लगा रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड? हमें अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से देखना है कि भाई ये विदाउट वाटर अपना एसिडिक इफेक्ट दिखाती है HCl या नहीं दिखाती. तो उसके लिए हम ये गार्ड ट्यूब लगा रहे हैं. सपोज कि एटमॉस्फेयर में कोई मॉइस्चर है या यहाँ से कोई मॉइस्चर आई है, तो ये CaCl2 एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से जो आने वाली HCl गैस होगी, दिस इज ड्राई HCl होगा. और अगर यहां पर हमने अपना ये लिटमस पेपर भी ड्राई ले लिया, देन देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर, बिकॉज एसिड डू नॉट शो देयर एसिडिक इफेक्ट इन एब्सेंस ऑफ वाटर. अगर आपको उसकी डेफिनेशन याद हो, एसिड्स आर दोज विच गिव H आयंस इन वाटर. तो अगर वाटर नहीं है, पानी नहीं है, they will not dissociate and they will not give H ion and do not show their acidic effect. क्वेश्चन देखते हैं हम. हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट डायग्राम हमने वो बनाना है, टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विद ड्राई. हमें पहले गैस को ड्राई टेस्ट करना है. तो मैंने अभी आपको बताया, ड्राई लिटमस पेपर लेकर जाएंगे, there is no change. Then wet litmus paper, फिर हम wet litmus paper जाएंगे, we will see wet litmus, blue litmus is turned into red. यहाँ हमारा HCl आप लेकर आए हैं यहाँ पर wet litmus कौन सा? ब्लू. तो आपका ये बन जाएगा जो लिटमस है, it turns into red litmus. अगर आपने ड्राई लिटमस लिया है प्लस HCl भी आपकी ड्राई है, then there is no change in color. State the reason for exhibiting acidic character by dry HCl gas or HCl. तो मैंने आपको बताया, in dry HCl will not dissociate and do not show its acidic effect. In wet litmus it is dissociated and give H ion and shows acidic effect. Next question, explain how an antacid work. Antacid, word ant and acid, acid का एंटी जो एसिडिक इफेक्ट को खत्म कर दे is called antacid. Antacids are alkaline. Alkaline means basic nature. Alkaline in nature, therefore they neutralize acid formed in stomach. स्टमक में हमारा एसिड बनता है HCl, ये हम सब जानते हैं. बट समटाइम्स मोर अमाउंट ऑफ HCl इज formed in stomach during indigestion or overeating, which produces burning sensation in our stomach. Then we take antacid. Antacid
जैसे ही आप लेंगे वो HCl को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज और आपकी बर्निंग सेंसेशन को ठीक कर देगा। एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड, अब एंटासिड हमको लेना है तो माइल्ड बेस हमको लेना पड़ेगा, तो विच इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया is magnesium hydroxide. It is taken as an antacid. I think clear होगा ये आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ HCl and CH3COOH, CH3COOH is acetic acid, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। विच वन इज वीक एसिड एंड वाई, इन दोनों में से कौन सा वीक एसिड है और क्यों? एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। दोनों एसिड्स हैं, एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग, तो कौन सा वीक है? तो यहां पर पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वीक एसिड्स होते कौन से हैं। वीक एसिड्स आर दोज विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर। CH3COOH is weaker acid because it does not dissociate completely into the ions. जब आप इसको पानी में डालोगे एसिटिक एसिड को, तो पूरी तरह से ये अपने आयंस में नहीं टूटता है, कम अमाउंट में H आयन देता है, दैट्स व्हाई इट इज वीक एसिड। HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड एंड फॉर्म मोर अमाउंट ऑफ H आयंस, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग। अब बात है कि हम पता कैसे लगाएं कि कौन सा वीक एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वी टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, पुट सेम अमाउंट ऑफ HCl एंड एसिटिक एसिड एंड हैविंग सेम कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम हो, अमाउंट भी सेम हो। नाउ वी विल पुट मैग्नीशियम रिबन इन बोथ टेस्ट ट्यूब। जब हम इसमें मैग्नीशियम रिबन डालेंगे, रिएक्शन होगी दोनों ही केस में, Mg reacts with HCl and it will form magnesium chloride plus hydrogen, same CH3COOH reacts with magnesium, it will form प्लस हाइड्रोजन, दोनों में ही हाइड्रोजन बनेंगी, लेकिन इन टेस्ट ट्यूब ए मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म, जो हाइड्रोजन है वो फास्टर बनेगी, ज्यादा बनेगी, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में डिसोसिएशन हो रहा है किसका, HCl का सॉरी। इन टेस्ट ट्यूब बी लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व बिकॉज इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, लेस अमाउंट में आपके पास हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज वीकर एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमको एक एग्जाम्पल बताना पड़ेगा वहां पर कि वी विल पुट मैग्नीशियम रिबन इन बोथ टेस्ट ट्यूब, द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर इन HCl कंपैरेटिव टू एसिटिक एसिड। Next question, a compound P forms the enamel of teeth. हमारे टीथ का जो enamel है वो एक कंपाउंड बनाता है, this compound is P. It is the hardest substance of our body. हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। It does not dissolve in water but get corrode when the pH is lowered below 5.5. इनेमल जो व्हाइट कलर का आपकी आउटर कवरिंग है टीथ की, दैट इज कॉल्ड इनेमल। इनेमल एक कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट से बनी है। केमिकली इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्रिस्टलाइन इट इज क्रिस्टलाइन कैल्शियम phosphate, which is hardest substance of our body.
पानी में भी डिसॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन जब आपके बकल कैविटी का जो पीएच है 5.55 से बिलो हो जाए तो ये कोरोड हो जाता है। ऐसा क्यों? सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। चॉकलेट स्वीट्स आप खा रहे हैं, व्हेन बैक्टीरिया रिएक्ट विथ फूड प्रेजेंट इन माउथ, आपने चॉकलेट इस तरह के सब्सटेंसेस खाए, आपने अच्छे से अपने माउथ को वॉश नहीं किया, बैक्टीरिया अटैक ऑन दिस फूड सब्सटेंस एंड दे विल फॉर्म एसिड। बैक्टीरिया रिएक्ट कर कर प्रोड्यूस करेंगे एसिड। ये जो आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, इसका नेचर है बेसिक। एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से जो आपका ये इनेमल है वो कोरोड हो जाएगा। रिएक्ट विद टूथ इनेमल एंड ब्रेक डाउन इट, तो यहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से वो ब्रेक डाउन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी वी डू टू प्रिवेंट टूथ डिके। टूथ डिके से बचने के लिए हम क्या करें? पहली बात तो यही है कि ब्रश योर टीथ आफ्टर ईटिंग, एवरी ईटिंग वी शुड ब्रश आवर टीथ। सेकेंड, वी शुड आफ्टर ईच ईटिंग, अगर हम ना कर सके एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे वी शुड ब्रश आवर टीथ। सेकेंड, टूथपेस्ट शुड बी बेसिक नेचर, कि जो आपका टूथपेस्ट है वो बेसिक नेचर का होना चाहिए, ताकि जो आपका एसिड बना है वो उसको वहीं पर खत्म कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ गैस G is liberated at anode. When this gas G is passed through slaked lime, a compound C is formed, which is used for disinfecting drinking water. तो पहले हम ये देखें कि ब्राइन का जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो क्या है। देखिए, ब्राइन अगर आपको पता हो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, in which percentage of sodium chloride is very low. So NaCl plus H2O, this is brine solution. When electricity is passed, then NaOH is formed, H2 is formed and Cl2 is formed. Cl2 is formed on anode, electronegative है chlorine, that's why it is collected on anode, and hydrogen is collected on cathode, and NaOH remains in container. NaOH is an alkali. Bases which are dissolved in water are called alkali. That's why NaOH is alkali. So NaOH remains in container, H2 is collected on cathode and Cl2 is collected on anode. Now we see our question. During electrolysis of brine, a gas G is liberated at anode. Then what is G? Anode. Anode पर liberate होने वाली गैस है G. This G. Question is saying when this gas G is passed through slaked lime, a compound C is formed. देखिए what will happen? Slaked lime, CaOH whole twice. This is slaked lime. When chlorine gas is passed through it, it will form calcium oxychloride. Complex salt, calcium oxychloride. General name of this is bleaching powder. When G react with slaked lime,
it will form new substance which is given here is C. वो बनाएगा आपका C. तो C क्या है यहाँ पर बच्चों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं. राइट द फॉर्मूला ऑफ G एंड C. तो G का फॉर्मूला हो गया Cl2 एंड C का फॉर्मूला हो गया CaOCl2. स्टेट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व. केमिकल इक्वेशन दो थी यहाँ पर. ब्राइन सॉल्यूशन का सेकंड का आंसर होगा हमारा फर्स्ट. ब्राइन सॉल्यूशन का वो हमको लिखना है इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस. NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 ये आपको मिलने वाली है एनोड पर. सेकेंड रिएक्शन जो इन्वॉल्व है वो है आपका स्लेक्ड लाइन पर. क्लोरीन गैस आप जब पास कराएंगे इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. दिस इज C एंड दिस इज G. सेकेंड रिएक्शन इज दिस. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ये दो रिएक्शंस हमको मेंशन करनी है. What is the common name of compound C? Common name of compound C. Common name of compound C is bleaching powder, or it is also known as chloride of lime. Give its chemical name. Chemical name calcium oxychloride या इसका दूसरा नाम भी है calcium hypochlorite. In this way we will write the answer. Next question. Write one point of difference between each of the following. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड एनहाइड्रस सॉल्ट. हाइड्रेटेड वर्ड मीन्स एडेड विद वाटर. हाइड्रेटेड वर्ड इज रिलेटेड टू वाटर. नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया. डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी हो गई. हाइड्रेटेड रखता है, ये हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, मीन्स हमारी बॉडी में वाटर को मेंटेन कर कर रखता है. तो हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड एनहाइड्रस. एनहाइड्रस मीन्स जहां पर पानी नहीं है, वाटर नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स in their chemical formula are non-hydrated salt. We have to underline this point, these words. While the salt which does not contain water of crystallization are known as anhydrous salts. Example, copper sulfate dot. हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम शो कैसे करते हैं? वन फॉर्मूला यूनिट डॉट एंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड विद इट. कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर एडेड. फिक्स है, नंबर फिक्स होता है. कॉपर सल्फेट के 1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ हमेशा 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर एडेड. देन दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. इज हाइड्रेटेड सॉल्ट बट NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. आप देख रहे हैं इसके फॉर्मूले के साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल एडेड नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा एंड सोडा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये. वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश में क्या डिफरेंस है? वॉशिंग सोडा इज हाइड्रेटेड सॉल्ट. वॉशिंग सोडा है हमारा Na2CO3 डॉट 10H2O. हमें वही लिखना है साथ में. एंड इसको हम एक बार यहां से अलग लिख देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा. वॉशिंग सोडा नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं. इट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2CO3 dot 10H2O. Chemically is it is called sodium carbonate 10. 10 means deca. H2O hydrate. Deca hydrate. On the other hand, soda ash. Soda ash is anhydrous sodium carbonate. There is no water molecule is added. So it is
soda ash. Simple, it is sodium carbonate. These are the difference between washing soda and soda ash. यही हमको यहाँ आंसर में लिखना होगा, हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस. थर्ड क्वेश्चन, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर. ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का. बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में हमको देखने को मिल जाता है. तो देखिए, बेकिंग सोडा is a compound having formula NaHCO3. This is the key word, it is a compound. But baking powder is a mixture. This is the key word, mixture. Mixture, it means there is no formula. Mixture, two or more than two substances mixed in any ratio, then they form mixture. But when two or more than two substances chemically mix in fixed ratio, then they form compound. तो ये डिफरेंस है कि ये कंपाउंड है और ये आपका क्या है, मिक्सचर है. अगर हम देखें तो ये है किस किस चीज का मिक्सचर, बेकिंग सोडा एंड एडाइबल एसिड. देखिए, बेकिंग सोडा, दिस इज कंपाउंड. कंपाउंड है, डेफिनेटली फॉर्मूला होगा. फॉर्मूला इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बेकिंग पाउडर, मिक्सचर है तो टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड. मिक्स क्या क्या है इसमें, NaHCO3 प्लस एनी एडाइबल एसिड. For example, Eno fruit salt. Eno fruit salt is an example of baking powder, in which baking powder and edible acid like citric acid, tartaric acid, these are mixed with it. So this is the difference between these two substances. Next question, substance X when reacted with an acid produces hydrogen gas. What can be concluded about the nature of X? Reacted with acid, substance X react with acid produces hydrogen gas. अब आपको ये तो याद होगा, हमने करा है पहले कि हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस बनती है. हाइड्रोजन गैस बनेगी, साथ में बनेगा सॉल्ट. तो ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए. It is a metal. The nature of X is metal. ये आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पर. देखिए, एग्जाम में हमें आंसर लिख रहे हैं, नंबर लेना हमारे हाथ में है. हमें बताना है एग्जामिनर को कि आपको ये वर्ड्स अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि वही आपका मेन आंसर है. The nature of X is metal because when metal react with acid, they produce hydrogen gas and displacement reaction takes place. For example, zinc reacts with HCl. Zinc displaces H and form zinc chloride plus hydrogen. Next question देखते हैं. While performing an experiment, a student observed a change in temperature. Change in temperature is observed by an student when he added acid to base. एसिड की जब बेस से रिएक्शन कराई जा रही है तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बनेगा आप सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में बनेगी हीट. इट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Why did this change in temperature occur? Because of exothermic reaction. Neutralization reaction is a good example of exothermic reaction in which heat is produced with products. Product के साथ heat भी निकल कर आती है. That's why temperature is changed. Answer, when acid react with base, they neutralize each other
and produce heat. It is an exothermic reaction. Exothermic reaction should be underlined. Second question, why should acid be added in water instead of water into acid? देखिए भाई, in one test tube, acid, test tube A. Second test tube, acid B, water. डाइल्यूशन हमको करना है. डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर. इसको भी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं, इसको भी हम मिक्स कर सकते हैं. लेकिन अगर हम वाटर को, एक्चुअली यहां हमें पता होना चाहिए कि डाइल्यूशन इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये. डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो अगर हमने वाटर को इसमें ऐड किया, हीट इज इवॉल्व, दैट्स व्हाई एसिड स्प्लैश आउट. इट मे बी पॉसिबल एसिड स्प्लैश आउट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट. एसिड स्प्लैश आउट एंड कम आउट थ्रू द टेस्ट ट्यूब एंड इट कैन बर्न आवर स्किन. हमारी स्किन को जला सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कि हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो कि ये टेस्ट ट्यूब आपकी टूट जाए. टेस्ट ट्यूब टूटेगी, अगेन इट विल हार्म अस. दैट्स व्हाई इट इज नॉट सजेस्टेड दैट वाटर इज एडेड इनटू एसिड. तो करना क्या है हमें? वी विल ऐड एसिड इनटू वाटर. हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप. जब हम एसिड को वाटर में ड्रॉप करेंगे, धीरे धीरे हीट जनरेट होगी एंड दिस हीट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर. वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, स्प्लैश आउट भी होगा तो वाटर होगा बाहर, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा. दैट्स व्हाई वी ऐड एसिड इनटू वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर इनटू एसिड. देखिए क्वेश्चन ये था. सेकेंड आंसर, दिस इज a dilution of acid which is an exothermic reaction. ये अंडरलाइन करना है हमको बच्चों. If we add water into acid, heat is produced. It may cause the acid splash out and burn our skin. It may break down the test tube. Therefore, acid is added into water. अपने आंसर्स में हम लोग अंडरलाइन जरूर करें. मैं बार बार यही कहती हूँ सारे बच्चों को, आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए. कभी कभी एग्जाम में अंडरलाइन वर्ड के या कीवर्ड्स के अलग से मार्क्स बताए जाते हैं कि अगर ये वर्ड मेंशन्ड है आंसर में, देन मार्क्स कैन बी गिवन. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. Ayan and Rayan want to make crystals of copper sulfate. They have black copper oxide powder and dilute sulfuric acid. What is the nature of copper oxide powder? Justify your answer. हमें गिवन है यहाँ पर एक ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड इज CuO. दिस इज ऑफ ब्लैक कलर सब्सटेंस. इसकी हमको रिएक्शन कराई हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड से जब आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगी. उसकी वजह से आपका बनेगा कॉपर सल्फेट प्लस बनेगा आपका H2O. कॉपर सल्फेट जल्दी ही, अभी ये इन दिस केस इट इज एनहाइड्रस, is not added, but after some time water molecules are added with copper sulfate and it is converted to copper sulfate pentahydrate. जब water molecules इसके साथ ऐड हो जाएंगे, now these are crystals of copper सल्फेट. आंसर हमारा यही है कि यहाँ पर हमारे पास क्रिस्टल्स मिल गए हैं कॉपर सल्फेट के. अब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिले, ये हमको कैसे पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का जो कलर होता है बच्चों, वो होता है
सॉरी, वो कलर होता है ब्लू। तो ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, इट इज टर्न्ड इनटू ब्लू कलर सब्सटेंस। ब्लू कलर के जो क्रिस्टल बन रहे हैं, दीज आर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। तो आंसर कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. It is of black color substance. When sulfuric acid is added with copper oxide, neutralization reaction takes place. देखिए, salt बना, water बना, ये आपको पता है एसिड है, ये salt water बन रहा है, it means neutralization reaction हो रही है। तो पक्की बात है कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। And crystals of copper sulfate are obtained which are of blue color. इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर चेंज हो जाएगा और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक्सप्लेन विद द सुटेबल ऑक्साइड्स। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा ऑक्साइड्स के ऊपर आपको बताना चाहूंगी। देखिए, ऑक्साइड्स एक्चुअली अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो ये 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं एसिडिक, एक होते हैं बेसिक, एक होते हैं न्यूट्रल और एक होते हैं एम्फोटेरिक। एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल NO2 है, SO2 है, ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं या CO2 है, दीज आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नाम से ही देखो, HNO3 एसिड बनेगा, H2SO4 एसिड बनेगा, H2CO3 आपका एसिड बनेगा। तो दीज आर एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं मेटालिक। फॉर एग्जाम्पल NaO, Na2O सॉरी, K2O, CO, CaO। देखिए, ये सब मेटल के ऑक्साइड्स हैं। NaOH बेस बनेगा, KOH बेस बनेगा, CaOH होल ट्वाइस बेस बनेगा। दैट्स वाई पानी में अगर आप डिसॉल्व करेंगे, दैट्स वाई दीज आर बेसिक ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, ना एसिड से रिएक्ट करते हैं ना बेस से, कुछ सेलेक्टेड है, जैसे H2O। आपको पता है प्योर वाटर इज न्यूट्रल, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल। तो दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड, ना एसिडिक ना बेसिक। अब आते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज which behaves like acid, acidic as well as basic। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ऑक्साइड्स हैं, जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3। भैया इन ऑक्साइड्स को तो हमें बहुत अच्छे से याद करना ही करना है, ये अक्सर हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है। देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में था, सॉरी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज which react with both acid and base and neutralize them are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमारे से यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, पूछा है, बट अगर 2 पूछे जाए तो सेकंड इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमारा आंसर हम इतना लिखकर नहीं छोड़ सकते हैं, हालांकि यहाँ तो कहा गया है हमारे से कि एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, बट नहीं भी कहा जाए तो हमें अपनी इस इक्वेशन से बताना चाहिए कि ये क्यों यहाँ पर एसिडिक है, यहाँ पर बेसिक है। तो देखिए, जिंक ऑक्साइड HCl से रिएक्ट कर रहा है, HCl हमें पता है एसिड है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स ये यहाँ पर काम कर रहा है एज अ बेसिक ऑक्साइड। ऑन द अदर हैंड NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH आपको पता है बेस है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो इफ NaOH इज बेस, इट मीन्स हेयर ZNO इज एसिडिक। ये न्यूट्रल है, हम लिटमस लेकर जाएं, यहां लिटमस लेकर जाएंगे इन दोनों सॉल्यूशंस में,
तो लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा, इट मीन्स दे आर न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अगर ये बेस है तो इसको न्यूट्रल करने वाला डेफिनेटली क्या होगा, एसिडिक। तो यहां ये एसिडिक की तरह काम कर रहा है, दैट्स व्हाई जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड दीज आर द रिएक्शंस। Next, strong acid remains strong on dilution. Explain this statement. देखिए बच्चों, दो यहां पर टर्म्स हैं, डाइल्यूशन एंड स्ट्रेंथ। डाइल्यूशन मीन्स डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन। अगर यहाँ एसिड की बात है तो एसिड में आपने पानी को मिलाया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। एंड स्ट्रेंथ जो होती है कि एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक, डिपेंड करता है कि वो वाटर में डालने पर डिसोसिएट कितना हो रहा है अपने आयंस में, क्या वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है या इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। कोई भी एसिड वाटर में डालने पर अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होता है देन इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, अगर नहीं होता है देन इट इज कॉल्ड वीक। बट क्वेश्चन इज कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिमेन्स ऑन डाइल्यूशन। आपने एसिड को पानी में डाला, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, उसने कुछ नंबर ऑफ अपने एच आयंस वहां पर दिए, लेकिन जब हम एडिशन कर रहे हैं वाटर का जब हम एडिशन कर रहे हैं तो डिसोसिएशन हमारा उतना ही रहने वाला है, जितना डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, स्ट्रॉन्ग है वो। डाइल्यूट हमने भले ही कर दिया, डाइल्यूट होने पर कंसंट्रेशन चेंज हुई है, पर लीटर में आयंस का अमाउंट चेंज हुआ है, बट टोटल नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स सेम। दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज, first we will define strong acid. Strong acids are those which are completely ionized in water. On dilution, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज चेंज। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि पर लीटर में हाइड्रोजन आयन चेंज हो गए हैं। कि आपने एक ग्लास, सपोज एक एग्जांपल हम ले, एक ग्लास पानी आपने लिया, आपने उसमें नींबू का रस डाला। अब नींबू का रस तो आप डाल चुके हैं, अब आप उसी एक ग्लास पानी में आप पानी और मिला दीजिए, पानी आपका हो गया 2 ग्लास। लेकिन अब इस 2 गिलास वाले वाटर में से अगर हम उस सॉल्यूशन को निकालें, अगेन एक ग्लास में अगर हम देखें नींबू का रस, तो हो गया हमारा कम खट्टा हो जाएगा हमारा पानी। तो कम खट्टा हुआ बिकॉज हमने वाटर ऐड किया है, हमने उसमें से एसिड निकाला नहीं है, हमने वाटर ऐड किया है। तो एसिड तो उतना ही है, वाटर ऐड होने की वजह से एक ग्लास में जो नींबू का रस है वो कम हो गया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो एसिड तो हमारा उतना ही है। कंसंट्रेशन का वर्ड ही होता है कि पर लीटर, 1 लीटर में जो आयंस हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं, बट आयोनाइजेशन इज नॉट चेंज। जितना होना था उसको आयोनाइज उतना हो गया है, वो चेंज नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग ही कहलाएगा, चाहे आप उसका कितना भी डाइल्यूशन कर दीजिए। तो आंसर हम लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को आप डिफाइन करिए और लिखिए कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगी बट आयोनाइजेशन इज नॉट। ये है कीवर्ड्स। दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग इन आफ्टर डाइल्यूशन। A compound which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with a proper quantity of water. Identify the compound and write its chemical formula. Write the chemical equations for its preparation. Mention any 2 uses of the compound. Gypsum. When compound which is prepared from gypsum, gypsum का formula, what is formula of gypsum? gypsum का formula होता है, it is calcium sulfate dihydrate. Di means 2 H2O are added. This gypsum is decomposed 373 Kelvin. 373 केल्विन पर अगर जिप्सम को गर्म किया जाए
तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O plus 1.5 H2O is evolved. This is calcium sulfate hemihydrate. Common name is POP, plaster of Paris is formed. प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से शायद हम लोगों को पता चलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस एक हार्डनिंग सॉल्ट है, जैसे इसमें पानी मिलाया जाएगा हार्ड हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमारे से क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे देना, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। कंपाउंड इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हमको मिला प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमको लिखनी है, ये केमिकल इक्वेशन जो भी मैंने वहां लिखी 1.5 H2O, 1.5 कम 3/2, 3/2 H2O यहाँ पर निकल गया है। थर्ड क्वेश्चन कि राइट द मेंशन एनी वन यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड। वन यूज कि आपको सबको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज टू फिक्स फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने के लिए काम में आता है। इसके अलावा एज एन डेकोरेटिव, आपकी जो फॉल सीलिंग्स होती है या जितना भी ये आपका मटेरियल है बिल्डिंग मटेरियल, वहां पर एज अ डेकोरेटिव आइटम ये आपका काम में आ रहा है, स्टैचूज बनाने के काम में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ये पीओपी काम में आता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों। आई थिंक सेकंड चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट करने का कोशिश की है। ये क्वेश्चंस आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं हमारे एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच।